तो दीदी हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग बात कर रहे थे सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोग हमारे डिबेंचर्स को दो तरीके में बांट सकते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में मैं आपको क्या बता रहा था कि वो डिबेंचर जो कि आपका सिक्योर्ड नहीं होता है किसी भी एसेट्स के द्वारा। और भैया सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या हो जाता है? वो एसेट्स जो कि आपका एसेट्स के द्वारा सिक्योर्ड होता है। मतलब अगर कल को कंपनी पे नहीं की तो उनका जितना भी एसेट्स रहेगा उसको बेचकर जो भी डेट है उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। अब दीदी हम आपको सिक्योर्ड डिबेंचर्स में ना दो वर्ड का मीनिंग समझा रहा है, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स चार्ज? देखो दीदी, कई बार ना ऐसे करके सेंटेंस लिखा हुआ रहता है कि डिबेंचर इशूड आर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिबेंचर हम लोगों ने इशू किया है उसको हम लोग किसी फिक्स्ड एसेट से सिक्योर कर रहे हैं। भैया समझ में नहीं आया इसका नाम फिक्स चार्ज क्यों है? सिंपल सा एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो अगर हम किसी एसेट को लेकर या फिर एसेट नहीं किसी चीज को लेकर अगर हम जमीन में गाड़ देता है तो दीदी क्या वो चीज वहीं पर फिक्स्ड रहेगा? हाँ वहीं पर फिक्स्ड रहेगा भैया, उसका वैल्यू में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आने वाला। तो दीदी फिक्स चार्ज का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई कंपनी अपने किसी फिक्स्ड एसेट को, भैया फिक्स्ड एसेट से क्या मतलब हो गया? वो एसेट जो कि बिजनेस में कई सालों तक रहने वाला है। तो अगर किसी ऐसे एसेट को कंपनी अगर आपका सिक्योर करवा रही है और डिबेंचर इशू कर रही है तब हम लोग बोलते हैं कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है फिक्स चार्ज को कंसिडर करके। अच्छा भैया क्या हम लोग अपने वो वाले एसेट को बेच सकते हैं जिसको हम लोग सिक्योरिटी में ले रहे हैं? नहीं, सेलिंग इज नॉट अलाउड, क्योंकि अगर आप बेच देगा तब तो फिर खत्म। अच्छा हाँ भैया लॉजिकल है। भैया फ्लोटिंग चार्ज क्या हो गया? क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन करंट एसेट्स, डिबेंचर्स, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, स्टॉक्स। भैया क्या ये भैया आप बेच सकते हैं? भैया नहीं बेचेंगे तो बिजनेस, हाँ बेच सकते हैं, नाम ही फ्लोटिंग, फ्लोट, जो हिल सकता है, जो आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो भैया फ्लोटिंग चार्ज का भी एसेट क्रिएट रहता है क्या? हाँ रहता है, ये भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं दीदी यहाँ तक। भैया आप कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से बताइए इसका। दीदी मेरे ख्याल से आपको दोनों टाइप पता होगा, कोशिश करो। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ये बहुत सिंपल है भैया। कन्वर्टेबल में क्या होता है? यदि वो डिबेंचर जिसके होल्डर, मतलब जिसके डिबेंचर होल्डर को हम लोग एक टाइम पीरियड के बाद में एक ऑप्शन देते हैं कि आप अगर चाहें तो इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। और दीदी ऐसा भी ऑप्शन रहता है कि मतलब अगर आपके पास में 100 डिबेंचर्स हैं तो आपको ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा कि आप इसमें से केवल 50 ही कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, बाकी 50 आपके पास डिबेंचर ही रहेगा। और ऐसा ऑप्शन भी ओके। रहता है जिसमें आप पूरा का पूरा शेयर, पूरा का पूरा डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो भैया कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर भी भैया दो ब्रांचेस हैं, एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। भैया पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या हो गया? वही हो गया जिसमें कि हम लोग डिबेंचर के किसी एक रेशियो को या फिर किसी एक पोर्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपना इक्विटी में। और भैया फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या हो गया? इसमें हम लोग पूरे के पूरे डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं आपका इक्विटी शेयर। सिंपल है दीदी, ज्यादा टफ लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, जो हम बोल रहे हैं खाली वही याद रखना। क्लियर है? फिर से अगर बोल दे रहे हैं हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, वह कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर हो गया जिसमें कि डिबेंचर होल्डर को एक समय के बाद में, ये सब वर्ड याद रखना, एक समय के बाद में, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड या फिर आफ्टर सम टाइम, दे आर गिवन अ राइट, ठीक है ना, उन लोग को एक हक दिया जाता है कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने शेयर, अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं, अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करवा सकते हैं किसमें? इक्विटी शेयर में। अब दीदी ये लोग दो चीज को और बता दिया, एक हो गया आपका पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक हो गया आपका फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या हो गया? वो डिबेंचर जिसमें हम लोगों को पूरे के पूरे डिबेंचर कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, खाली कुछ एक पोर्शन ऑफ डिबेंचर्स को हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भैया सारे के सारे डिबेंचर को कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्लियर है? भैया नॉन कन्वर्टेबल नो सच राइट, ऐसा कोई राइट नहीं मिलता आपको, बस और कुछ नहीं। भैया रिडीमेबल इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग बोलेंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल रिडीमेबल और डिबेंचर्स। इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है कि दीदी आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ पीरियड या सॉरी आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों का जो भी डिबेंचर्स है उसका हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा।
हम लोग को रीपरचेज करना पड़ेगा अपने डिबेंचर, उसको बोलते हैं रीडीमेबल। और रीडीमेबल क्या हो गया भैया, जहां पर हम लोग को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये डिबेंचर आपको अगर एक बार इशू कर दिए तो भूल जाओ, बस अब आपको खाली इंटरेस्ट का पेमेंट करते रहना है। बट भैया क्या हम लोग इरिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकते हैं? नहीं। अच्छा भैया ये क्या होता है रजिस्टर के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के साथ आंसर, रजिस्ट्रेशन ऐसे कुछ यार। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भैया एक होता है आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होता है भैया आपका बियरर डिबेंचर। बस भैया रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है रजिस्टर्ड। भैया ऐसा Registered. आप में ये लोग कहीं ना कहीं कुछ नाम वाम लिख कर रखते होंगे। यस, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स जिसका नाम, मतलब जो होल्डर रहता है डिबेंचर होल्डर, उसका नाम, उसका एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग, वो सारी चीजें हम लोग एक रजिस्टर में लिख के रखते हैं। और साथ साथ जब भी वो बंदा अगर अपने डिबेंचर्स को ट्रांसफर करना चाहता है तो हम लोगों को एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, मतलब प्रॉपर ट्रांसफर डीड बनाना पड़ता है अगर आपको अपने डिबेंचर्स को ट्रांसफर करना है तो, ताकि हम लोग हमारे रजिस्टर में चेंजेस लेकर आ सके उसी के हिसाब से कि अब भैया कौन होल्डर बन गया डिबेंचर का। और भैया बियरर डिबेंचर क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, कंपनी कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है उन डिबेंचर्स का। बस अगर आपके पास डिबेंचर है, आप ओनर हो, आप फिर उसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो कर दो, कोई ट्रांसफर डीड का जरूरत नहीं पड़ता। क्लियर है भैया? आप क्या कर रहे हैं अब दीदी, मेरे बोलने से सिर्फ आप एक बार इन सबको एक बार फटाफट गो थ्रू मार, आपको लगेगा जो हम बोला भाई। पानी से क्या लगे? पढ़ लिया क्या दीदी? हाँ भैया। दीदी ये देखा आपने, ये दीदी आपका एफसी है, फिक्स चार्ज, Fixed. और ये फ्लोटिंग चार्ज। सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ लेंडर ओवर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ एसेट नॉट अलाउड टिल ड्यूज आर फुल्ली पेड। और भैया एफएलसी में क्या, फ्लोटिंग चार्ज में सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ लेंडर ओवर एसेट्स दैट आर फ्लोटिंग कैन बी सोल्ड। ये आप कहाँ से लिखे दीदी? हम ये YouTube का एक दो वीडियोस देखा था और फिर अपने हिसाब से इंग्लिश बना के लिखा, बिकॉज दीदी जब बुक का पढ़ा था तो बुक में थोड़ा सा ना टफ लैंग्वेज था और एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, तो हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लिख कर दिया है। अब अगर आप बुक का भी पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका, डिबेंचर व्हिच आर सिक्योर्ड बाय आइदर फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। क्लियर? हाँ अब दीदी ये सब तो हम क्या है, ये सब तो आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन। अब दीदी ऐसा है, हम लोग डिबेंचर को अगर इशू करना चाहे तो हमारे पास में दीदी डिबेंचर इशू करने का तीन तरीका दिखाया जा रहा है। एक फॉर कैश, एक आपका अदर देन कैश, और दीदी एक और क्या हो जाएगा, एज कोलैटरल सिक्योरिटी। भैया मेरे लिए यहाँ पर एक ही चीज नया है, वो है कोलैटरल सिक्योरिटी। आई विल एक्सप्लेन दैट।
बट दीदी आपको कैश में और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, दिक्कत उसमें भी नहीं होगा। बट एक बार यहाँ पर हम लोग कैश के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज समझ लें। अगर हम लोग डिबेंचर को कैश में इशू कर रहे हैं तो भैया इसका मतलब क्या हो रहा है? सिंपल मतलब हो गया जो हम लोग इक्विटी शेयर्स में पढ़े, सिंपल मतलब हो गया। अब देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन, परसेंटेज डिबेंचर, भैया सॉरी आई एम सो सॉरी भैया आप कुछ गलत लिखे हैं। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, भैया जैसे कि वहां पर होता था बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सिर्फ आपका डिबेंचर अलग से आ गया और इक्विटी शेयर हट गया। फिर क्या होगा भैया? डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, और कुछ कुछ केसेस में दीदी ये भी लिखना पड़ सकता है आपको, और जरा बताना ये केसेस कब आ सकता है? एक्सेस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अगर होगा तब हम लोग को प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ सकता है, और दीदी ये आपका रिफंड का केस हो सकता है। बस तो यहाँ पर वो सारा कैलकुलेशन आएगा क्या, कॉल्स एंड अरियर ये सब वाला, क्योंकि यहाँ पर उतना कैलकुलेशन देखो दिया नहीं है। इन लोग हम लोगों से उतना मेहनत नहीं कराना चाहता, बिकॉज अगर लोगों को मेहनत कराना है तो वो लोग वो हम लोग से इक्विटी शेयर्स में करवा दें। अच्छा भैया इसके बाद क्या एंट्री होता है? अब तो दीदी सब कुछ एकदम सेम टू सेम टाइप का है। डिबेंचर अलॉटमेंट, तो वो आपका परसेंटेज डिबेंचर, चौथा आपका बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर आपका वही पांचवा डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू भैया परसेंटेज डिबेंचर। समझ में आ रहा है दीदी? हाँ भैया। फिर भैया बैंक टू डिबेंचर, तो सॉरी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट डिबेंचर, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, बस यही है दीदी, ऐसे ही करना है। अच्छा भैया ये तो इंस्टॉलमेंट वाला हो गया। हाँ, बाई चांस दीदी अगर ये लोग लमसम में मतलब एक ही बार में पैसा मंगवा रहे हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट में क्या होता है हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में पैसा मंगवा रहे हैं, और भैया अगर बाई चांस ये लोग सारा का सारा लमसम में मंगवा रहे हैं, तब भैया क्या करना है? तब तो दीदी बस 3 एंट्री में गेम खत्म। 3 क्या हो सकता है, 2 ही एंट्री में गेम खत्म। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट, और सेकेंड एंट्री हो जाएगा आपका डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। भैया बाई चांस अगर आपके पास में एक्सेस एप्लीकेशन आ गया होगा तो बस काम खत्म, एक्सेस पैसा को रिफंड कर दो, बस। क्या? हाँ बस ये दो ही है। तो लमसम में ये, इंस्टॉलमेंट में ये भैया, ये तो काम खत्म हो गया, और तो कुछ लग नहीं रहा मेरे को यहाँ पे ना, कुछ नहीं। अब दीदी जैसे कि हम लोग शेयर्स को इश्यू करते तब हमारे पास में ऑप्शन होता है एट पार, एट प्रीमियम, और भैया यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा आ गया है एट डिस्काउंट। भैया पार के लिए क्या एंट्री कुछ बताएंगे मेरे को? दीदी ये रहा सब सेम एंट्री, भैया कोई दिक्कत नहीं, भैया इक्विटी शेयर में कर सकते सेम डिटो यही एंट्री, कोई चेंजेस नहीं। भैया प्रीमियम में थोड़ा सा बता देते, लो आओ देख लो। सबसे पहला एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में इशू कर रहे हैं। सेकेंड डिबेंचर एप्लीकेशन टू
परसेंटेज डिबेंचर, और अगर कोई रिफंड हुआ तो टू बैंक, और अगर कुछ आपका एक्सेस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी है तब आपका टू डिबेंचर अलॉटमेंट। और भैया तीसरा क्या है? डिबेंचर अलॉटमेंट, टू परसेंटेज डिबेंचर, टू SPR। भैया सेम वही क्या? सेम ही है। हाँ हाँ भैया, टू SPR। भैया ये तो सेम हम लोग जो उसमें पढ़े थे इक्विटी शेयर्स में वही है। यस, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू परसेंटेज डिबेंचर, टू SPR, कोई चेंजेस नहीं। अच्छा भैया इसके बाद सब सेम एंट्री दीदी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर आपका पांचवा एंट्री फर्स्ट कॉल डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर बैंक टू आपका फर्स्ट डिबेंचर फर्स्ट कॉल। बस यही है, हम खाली ये एंट्री दिखाने के लिए आपको लिख कर दे रहा और कुछ। भैया पक्का कुछ ना कुछ सम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, हम लोग वैसे भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। भैया एड प्रीमियम ये समझ में आया? एक बार थोड़ा सा भैया आपका नोट दिखाओ। देख रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश एज कोलैटरल। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, या तो लंप सम या इंस्टॉलमेंट, और दोनों के केस में हम लोग एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पर दीदी मैं आपको लंप सम का एंट्री करके दिखा दिया, क्या दीदी हम इसका कंबाइन एंट्री करके दिखाया क्या? हाँ भैया। हाँ, और दीदी भी आप समझ गया होगा ये सारा एंट्रीज, वेयर डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये सब देख लो, कॉल मनी ड्यू। आपको जैसे रिवीजन करना, आप एक बार बस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है दीदी यहाँ तक सब कुछ? ये सब क्या है हम बताएगा। पार एग्जाम्पल इन कॉपी, नोट्स नॉट रिक्वायर्ड, प्रीमियम एग्जाम्पल इन कॉपी। हम लोग बुक का क्वेश्चन या फिर कोई ना कोई इलस्ट्रेशन कर लेंगे, वी डोंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ नोट्स फॉर दिस। भैया ये सारी बातें तो समझ में आ गई प्रीमियम तक। अब भैया डिस्काउंट का बात समझना है, बट बिफोर आई स्टार्ट डिस्काउंट वाला बात, हम एक दो बात छोटा छोटा सा करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हम डिबेंचर इश्यू किया है और आपका 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो रिडीमेबल है, मतलब हम डिबेंचर जब आज इश्यू किया, हम पहले ही बोल दिया, सुनना मेरा बात, हमारा डिबेंचर इश्यू किया और हम पहले ही बोल दिया कि हम इस डिबेंचर को 12 महीना के अंदर अंदर रिडीम कर लेगा। तो दीदी क्या इसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लिखेगा? करंट लाइबिलिटी है ना? हाँ। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखेगा इसको? हाँ ठीक है। आपका लिख दिया यहाँ पर, जो हमारा पीरियड है इश्यू करने का वो लेस देन 12 मंथ्स है या फिर इक्वल टू 12 मंथ्स है। अच्छा दीदी यही अगर ऐसा कुछ होता तब, आई एम सॉरी इक्वल टू का साइन किया है। अगर भैया आप 12 महीना से ज्यादा समय के लिए डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं, 12 महीना से ज्यादा समय के लिए अगर आप डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं, तब दीदी वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है दीदी? ये दोनों चीज में मेरे को टेंशन नहीं, मेरे को एक सेंटेंस लिखना था कि आपका डिबेंचर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, वो आपको डिबेंचर इश्यू करते वक्त ही पता चल जाता है। अच्छा भैया अगर 12 महीना से या 12 महीना या 12 महीना से कम है तब तो भैया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 12 महीना से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर? अच्छा भैया एक बात बताइए, अगर भैया ऐसा हो रहा है कि मेरा डिबेंचर जो इश्यू किया वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही है, मतलब हम 5 साल के लिए डिबेंचर को इश्यू करके रखा है, हुआ क्या दीदी, 4 साल बीत गया। ओके। हाँ भैया याद आ रहा है, याद आ रहा है। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं होगा दीदी, यही चीज फिर मैं आपको बता रहा था भैया। तो दीदी इट विल कम इन अदर करंट लाइबिलिटीज एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा हाँ। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। भैया
ये मेरे को भी लग रहा है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, डेफिनेटली दे कैन आस्क। और मेरा मन बोल रहा है ये लोग क्वेश्चन देना चाहिए असर्शन और रीजनिंग में, बच्चा घूम के लोट पोट उल्टी कर देगा एग्जाम। क्योंकि ये आप लोगों के बुक में भी बहुत छोटे छोटे शब्दों में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, और दो चैप्टर को मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। वो तो भैया आप इसीलिए ये सेंटेंस बोल रहे थे क्या कि डिबेंचर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है या लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये आपको डिबेंचर इशू करते वक्त पता चल जाता है कि हमने अगर 12 महीने से कम के लिए इशू किया या 12 महीने के लिए इशू किया तब तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बट अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए इशू किया तब वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। क्लियर। और अगर भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग को इशू किए हुए मतलब इशू किए 5 साल के लिए एंड 4 years हैज पास्ड, तब भैया 1 साल ही बाकी है उसका पेमेंट के लिए, तब दीदी वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो रहेगा नहीं, बिकॉज लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब क्या होता है, जो कि 12 महीना से ज्यादा समय के लिए, तब दीदी वो लॉन्ग टर्म बोरिंग से कूद कर कहाँ आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में। लेकिन कहाँ पर, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ना 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 ना, करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, मेच्योरिटी। OCL में, अदर करंट लाइबिलिटी में। और किस नाम से आएगा, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर, पक्का। हाँ भैया, फिर ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक आप जो भी पढ़ाए बकवास था, यही अच्छा लगा। दिस वाज समथिंग न्यू, एक्चुअली समथिंग न्यू। तो दीदी यही हम यहाँ पर लिखा था, देखो आप, मेरा तो इसमें तो और बेकार लिखा हुआ है, तो मेरे को लिखने का भी मन नहीं। देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रिडीमेबल अगर ग्रेटर देन 12 मंथ्स है तब लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल रहे हैं, और अगर भैया यही रिडीमेबल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही है और ओसीएल में कब आता है, जब आपका 12 महीना से कम पीरियड का समय बाकी है, तो हम लोग करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में लिखते हैं। क्लियर हो गया दीदी, यही बात अभी मैं आपको बोला था। और जरा ये वाला सेंटेंस पढ़ो भैया, जब हम लोग डिवेंचर इशू करें तभी पता चल जाता है कि वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है या शॉर्ट टर्म बोरिंग। क्लियर, ओके भैया, डन। अब हम लोग दीदी थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। और अच्छा दीदी, लेट मी यू टेल मी वन थिंग, आपको पूजा के लिए वो रेडी वेडी भी होना है कि आप रेडी हो ऑलरेडी? रेडी हो ना? नहीं, रेडी होना है। होना है तो आप 8 बजे बट रेडी। भैया 8:15 तक आप छोड़ देना, क्योंकि अभी तक पापा आए नहीं है तो देरी से ही शायद होगा। नहीं तब और फिर ठीक है, मैं मेरा वैसे आराम से 8 बजे तक हो जाएगा, बिकॉज मेरे को जितना कवर करना था ना वो कवर हो जाएगा, बिकॉज सिंपली एक चीज दीदी, नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं, इट विल बी वेरी इजी। अच्छा एक चीज और दीदी, आज आप सोएगा तो इसको जरूर पढ़ के सोना, पढ़ के फिर ओके। सोने जाना, ठीक है? ओके। अब भैया एड डिस्काउंट पढ़ेंगे, और दीदी इसको हम बहुत ही हौले हौले धीरे धीरे पढ़ेंगे, हौले हौले धीरे धीरे। एड डिस्काउंट, भैया डिस्काउंट में इशू करने का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर आपके डिबेंचर का फेस वैल्यू सपोज कर लो ₹100, तब आपका जो इशू प्राइस है डिबेंचर का, इट इज लेस देन 100, फॉर एग्जांपल 90 रुपीज। क्लियर है, ओके भाई। अब होगा क्या भैया, अब दीदी ऐसा होगा, सपोज कर लो आपने डिबेंचर इशू किया है 1 लाख, भैया 1 लाख डिबेंचर इशू किया है, यस 1 लाख डिबेंचर इशू, ठीक है? और दीदी 1 लाख का मेरे पास एप्लीकेशन आ गया, 1 लाख का मेरे पास एप्लीकेशन आ गया। अब हम यहाँ पे दीदी एंट्रीज पास करें, जरा आप चेक करें। और हम दीदी पहले ही बता दे रहा आपको कि इसमें भी दीदी वैसे लिखा हुआ रहेगा कि एप्लीकेशन में कितना आ रहा है, अलॉटमेंट में कितना आ रहा है, फर्स्ट कॉल में कितना है, सेकंड कॉल में कितना है। भैया अगर आप चाहते तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप वो भी ले सकते थे, क्या ले सकता था भैया, आप लमसम के हिसाब से क्वेश्चन कर देते, हम लोग लमसम के हिसाब से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन का जरा चेक करते हैं। भैया एप्लीकेशन में आ रहा है 20 रुपए, इसमें आ रहा है 30 रुपए। दीदी जरा इन सबको जोड़ो, देखो कितना रुपया हो रहा है।
90 रुपीज। भैया 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। हाँ भैया वेरी गुड। बट भैया डिस्काउंट आप कहाँ दे रहे हैं? एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में कहाँ दे रहे हैं? क्योंकि अगर कहीं नहीं लिखा रहेगा तो कहाँ मानेंगे? एनी आइडिया? कहाँ एप्लीकेशन ना? दीदी याद करो, हम लोग पढ़े थे कहीं पर, अगर प्रीमियम प्रीमियम हम लोग प्रीमियम में इशू कर रहे हैं और कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम किस पे हो रहा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, तो हम लोग अलॉटमेंट में मानते थे। तो अलॉटमेंट। हाँ भैया यहाँ पे डिस्काउंट में मानेंगे क्या? एग्जैक्टली। भैया अब आप क्या एंट्री पास करेंगे जरा देख। बहुत सिंपल सा एंट्री, 20 गुना 1 लाख दैट इज 20 लाख। टू भैया क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा आपका डिवेंचर एप्लीकेशन 20 लाख। सेकेंड एंट्री भैया क्या हो जाएगा? सेकेंड एंट्री हो जाएगा देव एप्लीकेशन परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है भैया। भैया अब तीसरे में भैया आप करेंगे कांड। यस भैया, जैसे कि आप प्रीमियम यही यहाँ पर दीजिए, हम लिखे दीजिए, हम पेन थोड़ा अलग लिखा है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। और यहाँ पर दीदी आप बताओ मेरे को, सुनना अच्छे। जब दीदी हम लोग को प्रीमियम मिलता था तब हम लोग उसको क्रेडिट करते थे, बिकॉज प्रीमियम हम लोग के लिए एक तरह का पैसा आ रहा था, रिजर्व में जा रहा था, क्या आपका कैपिटल इनकम था। डिस्काउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। भैया इतना लिखना पड़ता है? यस। लेकिन क्या चीज का डिस्काउंट अलाउड है समझ में नहीं आएगा। भैया यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखेंगे? सिंपल सा बात, आपने 30 लाख रुपया मंगवाया है, 30 into 1 लाख, और भैया यहाँ पर 10 रुपए का डिस्काउंट है क्या? एग्जैक्टली 10 लाख। तो भैया आपका परसेंटेज डिवेंचर में कितना जाएगा? 40 40 लाख। लाख। ओ हाँ भैया, 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 60 लाख प्लस 30 लाख, 90 लाख प्लस 10 लाख। भैया पूरा 100 लाख का डिवेंचर इशू हो गया। भैया बाकी का भी एंट्री पास करी। यस। बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, 30 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। फिफ्थ एंट्री, देव फर्स्ट कॉल परसेंटेज डिवेंचर 30 लाख, 30 लाख। 6 बैंक टू टू देव फर्स्ट कॉल 30 लाख, 30 लाख। भैया इतना देख चुके ना, मन करता है आपके साथ पढ़ते पढ़ते पबजी खेल। वाह। डिवेंचर सेकंड कॉल, परसेंटेज डिवेंचर 10 लाख, 10 लाख। बैंक टू डिवेंचर सेकंड कॉल 10 लाख, 10 लाख। क्लियर है भैया? दिस इज वेरी बोरिंग भैया, हम कुछ नहीं कर, बट भैया हाँ ठीक है। इतनी क्लियर है ये चीज? अच्छा भैया, बाई चांस अगर आपका ये लमसम में रहता, मतलब भैया कुछ नहीं बोला रहता, खाली ऐसे लिखा रहता, तब लमसम में भैया आप एंट्री क्या करते? तब तो दीदी बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इजी। बैंक टू डे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 लाख, 90 लाख। देव एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10 लाख। परसेंटेज डिबेंचर 1 crore कंप्लीट।
क्लियर है भैया, समझ में तो आ गया। यस, बट दीदी यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना है। क्या? तो मेरी आप ध्यान से समझ दीदी, जब एसपीआर आता था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उसको हम बोलता था कि ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाके दिखाई देता है। भैया डिस्काउंट अलाउड का क्या किया जाए? अब एक एक पॉइंट आप सुनो। डिस्काउंट अलाउड एक तरीका, ये जो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो आप, ये आपका एक तरीके का कैपिटल लॉस है। भैया कैपिटल लॉस क्यों बोल रहे हैं आप? दीदी क्या हम लोग डिवेंचर को डेट कैपिटल या लोन कैपिटल नहीं मानते हैं? और ये बहुत समय के लिए बिजनेस में रहने वाला है, एक तरह का लाइबिलिटी तो है ही है। तो आपका अगर इसमें कोई नुकसान हो रहा है तो वो आपका कैपिटल लॉस माना जाएगा, ठीक है? और आप इशू करते वक्त ये नुकसान भुगत रहे हो तो ये आपका कैपिटल लॉस है। हाँ भैया। और दीदी आपको एक कंसेप्ट याद है भैया? कौन सा कंसेप्ट? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्रूडेंस वाला। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझते हैं। क्या दीदी आपको ये जो नुकसान हो रहा है डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्या दीदी ये नुकसान आपको आज हुआ है? हाँ भैया, हम इशू कर रहे हैं, भैया हम उसको ये 100 लाख का सामान दे रहे हैं और 90 लाख रुपया ले रहे हैं, तो नुकसान तो अभी हो रहा है आपको। हाँ भैया, तो भैया इस नुकसान को तो बुक करना पड़ेगा, इस नुकसान को तो आपको बुक करना ही पड़ेगा। हाँ। और दीदी ये इस तरह का जो कैपिटल लॉस होता है ना, इसको आप जनरल लॉस नहीं बोल सकता। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, जनरल लॉस तो है नहीं, नॉर्मल लॉस तो है नहीं, अपना ऑपरेशन वाला लॉस तो है नहीं। तो भैया आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इस तरह के कैपिटल लॉस को हम लोगों को राइट ऑफ करना पड़ता है सेम ईयर। भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम ईयर? सेम ईयर मतलब जिस साल हम लोग अपने डिबेंचर कर रहे हो। अच्छा भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ? राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि इसको कौन खत्म करेगा, इस नुकसान का हर्जाना या फिर इस नुकसान को कौन भरेगा। और दीदी इस नुकसान को भरने के लिए हमारे सामने आते हैं तीन चीज। सबका फुल फॉर्म बता पाएगा? बोलो। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये थर्ड वाला है कैपिटल रिजर्व, सेकंड वाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है। ओके। हाँ भैया यार, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? एक और आ जाता है कभी कभी दीदी, जिसका नाम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व। ठीक है भैया। तो भैया की सारी चीजें प्रायोरिटीज के हिसाब से होंगी क्या? जैसा सीक्वेंस हम बनाया ना, बिल्कुल वैसे सीक्वेंस में लिया जाएगा। और दीदी इसको हम लोग पहले लिखते हैं, मतलब जनरल रिजर्व आपका पहले रहता है, बट आपके बुक में दीदी जनरल रिजर्व के बारे में डिस्कस ही नहीं किया गया, कैपिटल रिजर्व के बारे में डिस्कस किया गया, क्योंकि गलत है। सबसे पहले एसपीआर, एसओपीएल, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, बिकॉज इन सबको हम लोग फ्री रिजर्व मानते हैं, इन सबको हम लोग फ्री रिजर्व मानते हैं। ठीक है भैया। तो भैया राइट ऑफ करने का तरीका क्या होता है इन सबका? बहुत सिंपल सा है, जरा इधर देखो दीदी, यहाँ पर आपका नुकसान को आप डेबिट किया है। हाँ भैया, नुकसान तो डेबिट ही होता है। भैया हम समझ गए, हम समझ गए भैया, आप क्रेडिट करें। यस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। भैया डेबिट क्या होगा? अगर आपके पास में रिक्वायर्ड अमाउंट एसपीआर में है तो उसको डेबिट करो। ओ हाँ भैया, एसपीआर तो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और भैया रिजर्व एंड सरप्लस भैया अगर आपका कम हो रहा है तो डेबिट होगा, क्योंकि भैया सबका क्रेडिट बैलेंसेस होता है, लाइबिलिटी साइड में लिखा है तो भैया। लाइबिलिटी हाँ, राइट। तो भैया एसपीआर अकाउंट डेबिट हो गया। और भैया एसओपीएल, हाँ भैया प्रॉफिट को आप घटा रहे हैं तो डेबिट ही होगा। यस। और भैया अगर आपका जनरल रिजर्व है तो वो, और अगर नहीं तो कैपिटल रिजर्व है तो वो। ओके। कि भैया ये कब मारते हैं? भैया ये दीदी हम लोग मारते हैं एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है दीदी? तो भैया इसमें और कुछ सीखना है नहीं, बस खत्म। डिस्काउंट में हमको बस मेन यही कंसेप्ट बताना था आपको, बस यहाँ तक खत्म। अच्छा
जरा आओ देख, यहाँ पे डिस्काउंट पे देखो एरो बनाया और हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए, पढ़ते हैं। अनलाइक शेयर्स, डिस्काउंट कैन बी इशूड एट सॉरी डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। भैया शेयर्स को जैसे हम लोग इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इज अ कैपिटल लॉस, यस। लॉस इज डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, यस। हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, आपको पता ही होगा, यस भैया। अच्छा भैया लॉस को हम लोग राइट ऑफ करते हैं उसी साल में, किससे किससे, एसपीआर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और कैपिटल रिजर्व से, यस। डिस्काउंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी अलाउड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इफ नॉट मेंशन्ड एनीथिंग इन द क्वेश्चन। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम लोग मानते हैं कि अलॉटमेंट में हम लोग दे रहे हैं। ओके भैया। भैया जर्नल एंट्री थोड़ा समझा देंगे, हम दीदी आपको करके दिखाया है। लमसम में दीदी हम लोग ऐसा एंट्री पास करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2% डिबेंचर, और इंस्टॉलमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2% डिबेंचर। और भैया फिर राइट ऑफ का एंट्री ये रहा। कोई दिक्कत दीदी यहाँ तक नहीं? अच्छा भैया आपका डिबेंचर सॉरी डिबेंचर के भैया ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, हाँ होता है। भैया भैया ट्रीटमेंट सिखा दीजिए, नहीं सीखना आपको पता है क्यों, सेम है क्या पूरा? जरा देखो, अगर डिबेंचर ओवर सब्सक्राइब है तो आप प्रोराटा और अगर अंडर सब्सक्राइब है तब तो भैया जितने लोगों ने सब्सक्राइब दे देते हैं। यस क्लियर हो भैया? आपने क्या यहीं तक हमको इशू मतलब दिया था क्या नोट्स? यस भैया आगे का नोट्स दीदी तैयार हो चुका है, आगे का नोट्स तैयार हो चुका है, सिर्फ लास्ट का 2 टॉपिक बाकी है मेरा। हम लोगों का देखो यहाँ पर इतना सारा टॉपिक था, ये देखो। तो दीदी मेरा नोट्स जो है वो अब आपका आई होप यहाँ तक तैयार है। ये 3 टॉपिक मेरा एक्चुअली में बाकी नोट्स तैयार होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, बट अभी 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 हम आपको कुछ भेज रहा है, उसको आप चेक करेंगे। क्वेश्चन भेजा हम आपको विद सॉल्यूशन है उसका। सॉल्यूशन तो बाद में देख लेंगे हम लोग, खाली एक बार उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको एक बार रीड करते हैं। स्टार्ट करें? ओके भैया नंबर 1 है इलस्ट्रेशन 8 में, रोमन नंबर 1। ऑन 15/2/2020 A Limited invited applications for issue of 1,09% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%. Okay. Redeemable at par after 3 years. Okay. अब जरा देखो इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के हम क्या कंक्लूजन बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान भैया। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताइए, क्या डिबेंचर इशू करते वक्त हम लोग को डेट को ध्यान में रखना है क्या? यस भैया। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज दीदी आने वाले वक्त में हम लोगों को इंटरेस्ट का तो भैया यहाँ पर हम लोग जो डेट का कॉलम बनाएंगे उसमें भैया लिखना पड़ता है। हाँ आप बोले हम लोग के तो एमसीक्यू आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट तो हो ही गया, बिकॉज इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एमसीक्यू नहीं आएगा क्या?
हाँ, ये सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा ना फिर। टर्म 2 में तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, एमसीक्यू नहीं रहेगा। सीबीएसई का तो ऑनलाइन में देखा था, बोला था ये एमसीक्यूज ही है सबका पेपर। नहीं, टर्म 1 इज ऑनलाइन, टर्म 2 में है ना इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव होगा। हाँ, तो आईएससी का आप लोग के साथ फॉलो कर रहे हैं क्या, या फिर आईएससी का भी डिफरेंट है, कुछ आइडिया है? आईएससी का शायद डिफरेंट है हम लोग से। टर्म 1 तो मेरे को पता है कि उन लोग का भी एमसीक्यू है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। नहीं, उन लोगों का एमसीक्यू है टर्म 1 का, ये तो मेरे को भी पता है। और सेम उन लोग सिलेबस का रखा टर्म 2 है आप लोग। सब्जेक्टिव पेपर है पूरा। आप लोगों का जो सिलेबस रखा है सेम टू सेम सिलेबस, खाली आप लोगों के उन लोग का भी एक्स्ट्रा आ गया सब्जेक्टिव ही होगा। आप लोगों की उन लोगों के एक्स्ट्रा एमपीओ नहीं है, तो आप लोग के सब्जेक्टिव ही है क्या पेपर? तब तो वैसे भी हम तो वैसे भी आपको पूरा प्रिपरेशन वैसे ही करवा रहे हैं, तब अपने लिए बढ़िया है, टेंशन वाला बात नहीं। तो भैया अपने को फिर क्या पूरा का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करना है? यस। ठीक है, हाँ ये ऐसे बना। और यहाँ पे ये भी आपको येलो लाइन दिखाई तो दे रहा है ना? कभी कभी लगता है डिसऑर्डर। देख, डेट, भैया आप जर्नल का क्या फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ऊपर में रुपीज, रुपीज, द बुक्स ऑफ कंपनी है वो जर्नल। तो भैया यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेट हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके, अब ऐसा है दीदी, यहाँ पे लिखा है ऑन 15 of February 2020 a limited invited applications for issue of 1,09% debentures of rupees at a discount of 6%। तो जरा देखो दीदी, यहाँ पर हम ऐसा बोले, इन लोगों ने 1 लाख डिबेंचर्स इशू करने का सोचा है और 6% का डिस्काउंट दिया है, वो भी फेस वैल्यू कितना है इनका, 100 रुपीज का है। तो भैया ऐसा बोले, ये लोग 6 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं और 94 में इशू प्राइस रखा है। यस भैया, इशू प्राइस 94। फिर दीदी आगे क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल एट पार, मतलब भैया ये लोग इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में और पार में रिडीम कर रहे हैं। मतलब भैया ये लोग जब वापस परचेस करेंगे ना तो 100 रुपया ही देंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखो, सपोज करो दीदी ये राम है और राम ने दीदी कंपनी को 100 रुपया दिया, 100 रुपया नहीं, आई एम सो सॉरी, राम ने 100 डिबेंचर्स परचेज करने के बारे में सोचा। तो दीदी 100 डिबेंचर्स परचेज करने के लिए राम ने पता है कंपनी को कितने रुपए दिए हैं, 9400। 9400। ठीक है, अब दीदी कंपनी 3 साल बाद राम को 100 डिबेंचर्स के लिए 10,000 रुपए देगी। इसका मतलब हो गया रिडीमेबल एट पार। क्लियर है मेरे पास? यस। ओके भैया, तो भैया हम लोग के लिए इसको लेके कोई टेंशन लेना नहीं, अभी उसका टेंशन नहीं लेना, अभी आगे पढ़ते हैं एक बार और क्या। The full amount was payable on application and a debenture were issued on 15/3/2020। अच्छा भैया, जो फुल अमाउंट था वो आपका पेबल था ऑन एप्लीकेशन एंड ऑन एप्लीकेशन, मतलब भैया ये वही हो गया, लमसम वाला बात हो गया। एंड द डिबेंचर वर इशूड ऑन 15/3/2020। तो भैया आपका डिबेंचर हम लोग कब दे रहे थे लोगों को, 15/3/2020 को दे रहे थे। ओके, तो भैया हम लोग को पैसा कब मिला है, पैसा दीदी आपको मिला है 15 फरवरी को। भैया बैंक टू देव एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना होगा, 94 इंटू कितना हो जाएगा भैया, 1 लाख।
1 lakh. Name, application and allotment, discount on issue of debentures. तो भैया कितना परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर है, तो अपने को लिखना पड़ेगा 9%। मेरे बात समझ में आ रहा है भैया? 9% का क्या होता है, मतलब इसका मतलब भैया आप ये मेरे को मतलब नहीं समझ आया कि 1 लाख 9% डिबेंचर्स. 1 लाख 9% डिबेंचर। देखो 1 लाख 9% डिबेंचर का मतलब होता है, देखो जैसे अपने देखिए शेयर इशू करते हैं ना, वैसे यहाँ पर 1 लाख का तो मतलब हो गया नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ओके. और भैया 9% मतलब क्या हो गया? इसका मतलब दीदी ये हो गया कि कंपनी 9% का इंटरेस्ट देगी, 9% का इंटरेस्ट देगी अपने डिबेंचर होल्डर्स। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो हम दीदी रौनक है और आई एम होल्डिंग 100 डिबेंचर्स ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, हम 100 डिबेंचर होल्ड करके रखते हैं, तो भैया आपको फिर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? देखो दीदी, और एक बात ध्यान रखना, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ना दीदी, वो उसके फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, ना कि इशूड वैल्यू पर। अब आप सोचिएगा भैया 94 रुपीज कंपनी ले रही है, तो 94 इंटू 100, और भैया इसके ऊपर में आपका 9% का मार देंगे ना, गलत है, बिल्कुल गलत। फेस वैल्यू तो 100 है. हाँ तो भैया 100 इंटू 100, ये भैया हो जाएगा आपका टोटल फेस वैल्यू 10,000 इंटू 9/100, 9%. हाँ. भैया ये 900 का क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा। तो भैया ये 9% डिबेंचर क्या नाम है क्या डिबेंचर का? यस। ओह अच्छा. समझ में आया? समझ गई. हाँ भैया. भैया इंटरेस्ट का एंट्री हम लोग को करना है? नहीं, अभी नहीं करना है, अभी आपको टेंशन नहीं है। तो भैया फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? देखो हम लोग अलॉट कब कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये 30 तो 90. हाँ. मार्च में. हाँ. तो यहाँ पर आप क्या लिखे? 2 9% डिबेंचर। भैया आप ऊपर में जैसे वो एंट्रीज लिख रहे थे 2% डिबेंचर, 2% डिबेंचर, यस मेरे को तो परसेंटेज पता नहीं था ना वहां पर, इसीलिए मैं सिर्फ परसेंटेज लिखा था। यहाँ पर 2 9% डिबेंचर मेरे को तो पता है। भैया अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 94 लाख, 94 लाख, 6 लाख और 1 करोड़. यस, या 100 लाख, ठीक है, क्लियर है दीदी? अच्छा भैया सेकंड में क्या है? रोमन नंबर 2 में, आर लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 5%। वेरी इजी। इजी. भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12% डिबेंचर है, तो भैया यहाँ पे क्या देखो, at a discount of 5% मतलब 95 minus 5 95. बैंक अकाउंट डेबिटेड, फिर यहाँ पर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। भैया यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा. होगा? हाँ. इनटू भैया कितना रुपीस करके है? 100 ईच करके है। हाँ. 100 each नहीं, 95. ओ हाँ सॉरी, 5% डिस्काउंट. हाँ भैया डिस्काउंट है तो आपको पूरा तो मिलेगा नहीं। हाँ. और भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट अलाउड और फिर वो. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, टू भैया क्या हो जाएगा? 12%। 12% डिबेंचर्स. 9,50,000 और ये हो जाएगा डिस्काउंट क्लियर है 50,000. भैया? ऐसा कुछ खास तो है नहीं, बस ये एक एंट्री आप दिखा दिए, हो गया काम। यस, अब